हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रहने वाले हैं। सो बेसिकली ये मॉक टेस्ट रहने वाला है आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आपको कितना आता है, आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर है फॉर योर अपकमिंग टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एग्जामिनेशन। सो ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक और पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और बहुत लोगों ने कमेंट्स करके बोला, काफ़ी मतलब अच्छा फीडबैक रहा, अप्रिशिएट किया। काफ़ियों ने कहा कि मैम एक और जल्दी वीडियो लाइए, तो इसलिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। मोर ओवर काफ़ियों ने बोला कि मैम राइटर्स पे वीडियोस बनाइए, इंडियन राइटर्स पे बनाइए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। लेट मी थिंक किस नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। लिटरेचर, यस, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम में राइटर्स आ रहे हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मोस्टली इंडियन राइटर्स तो आपको सभी अच्छा कंटेंट मिलेगा। मोर ओवर जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है, जैसे कि शेक्सपियर के ऊपर आपको भरपूर, वर्ड्सवर्थ के ऊपर आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा, शेली के ऊपर, आर्थर मिलर पे भी डाला था। सो काफ़ियों के ऊपर आपको मतलब मोर देन जो आपका सिलेबस में है, मैंने काफ़ी राइटर्स कवर करे हैं, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और वो कैब के लिए मैंने अगेन प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। वहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली वहाँ से वर्ड्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली वर्ड्स मैंने एनवीएस के एग्ज़ाम से लिए हैं। और भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं अभी हाल ही में 2-4 सालों में, मैंने सबके मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स उसमें डाले हैं। सो ये वीडियो का पार्ट 2 है। 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लिटरेचर से आपको ज़्यादा पोर्शन मिलेगा देखने को। देन थोड़ा बहुत ग्रामर, राइटिंग स्किल्स भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। फिगर ऑफ स्पीच के भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया लग जाए कि कितना आपको आता है। फिगर ऑफ स्पीच तो आप ज़रूर मेरी पुरानी वीडियो से पढ़ना। सच्ची बता रही हूँ, आपको फिगर ऑफ स्पीच में ज़रा भी डाउट नहीं रहेगा। किसी जितने भी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं इंग्लिश ग्रामर में, मैंने सारे ही कवर करे हैं ईजीएस्ट लैंग्वेज में। उससे ईजी लैंग्वेज में कोई नहीं समझा पाएगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और एंड में ज़रूर अपना शेयर करिएगा स्कोर, अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे माना जाता है वो हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, और जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चौसर। चौसर को ही फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। सो दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया गया है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, और जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीमोरॉन, दैट इज बी ऑप्शन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या है? जब 2 ऑपोजिट वर्ड्स को हम एक साथ यूज़ करते हैं, या फिर हम 2 ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख देते हैं साइड बाय साइड। सो अब देखिए, ओपन सीक्रेट। सो सीक्रेट का क्या मतलब होता है? जो कि किसी को नहीं बताना। बट ओपन का क्या मतलब है? व्हेन एवरीबडी नोज इट। सो 2 ऑपोजिट आइडियाज़ या फिर 2 ऑपोजिट वर्ड्स को हमने एकदम साइड बाय साइड रख दिया। सो ये एक ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेफर्स वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये देखा गया है एग्जाम में। एवर एंड्योरिंग मैन वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन, एस टी कॉलरिज, कीट्स या फिर बायरन। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एस टी कॉलरिज। सो एस टी कॉलरिज ने एवर एंड्योरिंग मैन बोला है वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉज से है। सो आफ्टर द मूवी वॉज ओवर वी वेंट आउट
टू ईट। तो हमें बताना है कौन से टाइप का क्लॉज यहाँ पे यूज़ हुआ है। 4 ऑप्शंस है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर नन ऑफ द अबव। सो जिनका मेन सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश है उनको तो क्लॉजेस की नॉलेज होनी चाहिए हर एक टाइप की। आप देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर द मूवी। सो बेसिकली ये टाइम बता रहा है ना। तो टाइम के बारे में हमें किस में पता चलता है, नाउन में तो नहीं पता चलता टाइम का। एडवर्ब, हाँ एडवर्ब हो सकता है, उसमें हमें पता चलता है कोई अगर एक्शन हुआ है, कहाँ हुआ है, प्लेस, कब हुआ है, टाइम, कैसे हुआ है, मैनर, तो ये हो सकता है। एडजेक्टिव, कोई किसी की खासियत या कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताई जा रही कि मूवी अच्छी थी बेकार थी, तो एडजेक्टिव तो कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताते हैं। नेक्स्ट, नन ऑफ द अबव। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको पता लग ही गया होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा वो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, सो आफ्टर से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एडवर्ब क्लॉज है। सो जो 4th का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। इन वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर इज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन आई गेस। सो सॉलिटरी रीपर कौन है, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। Next, 5th question. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbness flow. The above mentioned lines appear in which poem? So जो हमें 2 lines दिए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं पहले। सो लिटरली आपको लाइंस पूछी जाती है टेक्स्ट में से, बट ऐसा नहीं है किसी भी टेक्स्ट या पोएम से पूछ लेंगे, सारी ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइंस इम्पॉर्टेंट पोएम्स और टेक्स्ट से ही पूछी जाती हैं, ये नहीं कि किसी भी, बट इम्पॉर्टेंट। सो सॉलिटरी रीपर से ये लाइंस ली गई हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइंस है। तो हमें यही बताना है कि कहाँ से लाइंस ली गई हैं। मैंने आंसर ऑलरेडी बता दिया। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, द सॉलिटरी रीपर। ये पोएम बहुत छोटी सी है, आई वुड सजेस्ट कि आप इस पोएम को ज़रूर लाइन टू लाइन पढ़िएगा। एक डैफोडिल्स पोएम, वो भी लाइन टू लाइन में से पूछ ली जाती हैं। टिंटिन एबे की भी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए। सो वर्ड्सवर्थ की कुछ 5 से 6 ऐसी पोएम्स है जो आप अगर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी और वो ज़्यादा पोएम्स लंबी भी नहीं हैं। वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ despondency in his poem रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरैक्टिंग विद अ। सो एक इनकी पोएम है वर्ड्सवर्थ की, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे लीच गैदरर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें वर्ड्सवर्थ का मूड बहुत ख़राब है। डेस्पेडेंसी मतलब ही इज़ वेरी काइंड ऑफ सैड, नॉट वेरी हैप्पी। तो उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है किससे बात करके। तो हमें उस इंसान का नाम बताना है कि वो कौन है। बेसिकली इंसान का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, बल्कि बता रखा है कि वो इंसान क्या काम कर रहा है। बोटमैन है, गर्ल कॉल्ड ल्यूसी है, लीच गैदरर है या फिर लिटिल कॉटेज गर्ल है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लीच गैदरर, ऑप्शन सी। सो एक ओल्ड मैन है जो कि लीचेस को कलेक्ट कर रहा है। सो उससे बात करके वर्ड्सवर्थ का मूड ठीक हो जाता है। और इस पोएम को हम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ऑल हिज लगेज हैव बीन स्टोलन एट द एयरपोर्ट, या फिर नो एरर। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है। सो बी पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है और वो है हैव बीन की जगह हैज़ बीन स्टोलन आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, लगेज कैन नॉट बी काउंटेड। सो इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा हैज़ बीन, ना कि हैव बीन। लगेज के अंदर छोटा मोटा ज़्यादा बड़ा हर तरीके का सामान आ जाता है लगेज में, तो इसलिए हम इसे एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह देखते हैं। और अकॉर्डिंग टू रूल अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑलवेज सिंगुलर का प्रयोग होता है, वर्ब का। सो हेयर द आंसर विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज हैव बीन स्टोलन।
और हैव बीन की जगह क्या होना चाहिए, हैज़ बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वर्ड्सवर्थ्स ओड्स इज द इर्रेगुलर ओड। हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से वर्ड्सवर्थ का कौन सा एक इर्रेगुलर ओड है। और ये यूपी टीजीटी 2021 में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार देखा गया है अलग अलग वे में कि कौन सा इनमें से इर्रेगुलर ओड है, तो वो ही हमें बताना है। ओड टू नाइट एंगल, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड इमिटेशंस एंड इमोर्टैलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। जो वर्ड्सवर्थ का इर्रेगुलर ओड है वो है ओड इमिटेशंस एंड इमोर्टैलिटी। So here the correct answer will be the C option. Next question, one of the following is not by Wordsworth। और ये TGT 2004 का क्वेश्चन है। हमें 4 वर्क्स दिए हैं और हमें बताना है वर्ड्सवर्थ द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया। वर्ड्सवर्थ के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो उनके वर्क से देखे जाते हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ द्वारा है या कौन सा वर्क इनके द्वारा नहीं लिखा गया। सो वर्ड्सवर्थ के जितने भी वर्क्स हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए। वर्ड्सवर्थ के ऊपर मैंने 4 से 5 वीडियोस बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी आप ज़रूर देखिएगा, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो दी ऑप्शंस आर माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को हम लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, या फिर डी, द मे क्वीन। सो द हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, द मे क्वीन। द मे क्वीन वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखा गया, वेयर एज माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, ये तीनों ही वर्क वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, as flies to wanton boys are we to gods, they kill us for their sport, from which text the lines are taken from। so भी बहुत important lines है, ये हमें बतानी है कि ये lines कौन से टेक्स्ट से ली गई है। The options are Cymbeline, King Lear, The Tempest, Othello। तो आपको ऑप्शंस देख के तो पता लग गया होगा कि ये सारी ही लाइंस शेक्सपियर के वर्क से ही बिलोंग करती हैं, ये जो लाइंस हैं, क्योंकि सारे ही ऑप्शन शेक्सपियर के ही वर्क हैं। तो हमें बताना है कौन से वर्क से ये लाइन ली गई है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, किंग लियर। किंग लियर से ये लाइंस ली गई है। मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक काम है शेक्सपियर द्वारा लिखा गया, ये हमें बताना है ये इसका जॉनरा, इसकी कैटेगरी क्या है। अगेन 4 ऑप्शंस दिए हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, ट्रैजिक कॉमेडी। सो आप स्पेशली ये ना वर्ड्सवर्थ से पूछे जाते हैं या फिर गोल्सवर्दी से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि आपसे सीधा सीधा कैटेगरी पूछा जाता है उनके काम की। तो आई वुड सजेस्ट शेक्सपियर के आपको जितने भी सारे काम हैं उनकी आपको कैटेगरी या फिर जॉनरा पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने जितने भी शेक्सपियर के वर्क्स हैं उनकी डेट ऑफ पब्लिशिंग डिस्कस किया है और वो कौन सी कैटेगरी से प्ले बिलोंग करता है वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आई वुड सजेस्ट ज़रूर देखिएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द डी ऑप्शन, ट्रैजिक कॉमेडी। सो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रैजिक कॉमेडी है, किसके द्वारा लिखा गया, शेक्सपियर द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स। ये पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, आयरनी या फिर पन। सो द आंसर इज द ए पार्ट, पर्सोनिफिकेशन। डेथ का इन्होंने जो क्वालिटी दी है आईसी हैंड्स से, ठीक है, तो इसमें क्वालिटी दे दिया ह्यूमंस वाला आईसी हैंड्स, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching this video. How many plays did Shakespeare write?
अगर आपको शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ज़रूर पता होगा कि शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25, 49, 35 या फिर 37. सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 37. सो शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेस लिखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द किड्स who started out with the highest score actually finished near the bottom. Again, यहाँ पे हमें type of clause बताना है. The options we have are adjective clause, adverb clause, noun clause या फिर none of the above. So here the correct answer will be the A option, that is adjective clause. अब adjective clause क्या है यहाँ पे? Who. The kids who started out with the highest score. So adjective किसी के बारे में characteristic बताता है, किसी भी चीज़ के बारे में feature बताता है, किसी की quality बताता है. तो आप इस sentence को पढ़िए. kids की यहाँ पे quality बताई जा रही है, जो कि शुरुआत में highest score पा रहे थे बच्चे, वो end में एकदम last में आए. सो यहाँ पे बच्चों की क्वालिटी की बात हो रही है. जो वर्ड हु क्लॉज यूज हुआ है, हु, वो बच्चों की क्वालिटी दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हुआ है. सो हियर द आंसर इज द ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर रिटन फॉर सर्चिंग और सीकिंग अ जॉब इज कॉल्ड. कोई भी हम किसी को ऐसा लेटर लिख रहे हैं फॉर सर्चिंग अ जॉब, तो उस टाइप के लेटर को हम क्या बोलेंगे? रेज्यूमे, जॉब एप्लीकेशन, सीवी, प्रोस्पेक्टिंग लेटर. सो चारों ही बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, मिलते जुलते हैं. सो इस टाइप के लेटर को, जिसमें हम अपनी जॉब को ढूंढ रहे होते हैं, इस टाइप के लेटर को हम बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन. सो है द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट अ वर्क ऑफ मुल्कराज आनंद. हमें बताना है इनमें से कौन सा वर्क मुल्कराज आनंद जी द्वारा नहीं लिखा गया. सो द ऑप्शंस आर द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, बी ऑप्शन कुली, सी ऑप्शन कंथापुरा एंड डी ऑप्शन द लीव्स एंड अ बर्ड. सो द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज कंथापुरा. और जो रेस्ट ऑफ द 3 वर्क्स ये इन्हीं द्वारा लिखे गए हैं, मुल्कराज आनंद जी द्वारा. और कंथापुरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इंडियन राइटर का. हमें पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखा गया है, राजा राव द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. अगर आप किसी को फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो शुरुआत में जो ओपनिंग पार्ट है उसमें आप क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शंस दिए हैं. आस्क हाउ गुड द वेदर इज, नो, फॉर्मल लेटर में तो हम कभी भी वेदर की बात नहीं करेंगे. इन्फॉर्म द रेसिपिएंट वाई यू आर राइटिंग द लेटर, यस. शुरुआत में ही हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में ही बता देते हैं हम, आइडिया लग जाता है रेसिपिएंट को कि पूरा लेटर क्या इन्फॉर्म करेगा. सो है द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल, बाय, फॉर, टू या फिर टू वर्ड्स. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू. देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल. सो एक्सेप्शन के साथ हमेशा टू ही यूज होगा. ठीक है. सो आप प्रेपोजिशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीजीटी एग्जाम और पीजीटी इंग्लिश एग्जाम. बिकॉज जो प्रेपोजिशन का वर्ड है वो सीधा फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द एरर टाइप में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर प्रेपोजिशन से ही पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम विद अ हीरोइक थीम. इट टेल्स अबाउट द डीड्स ऑफ द वॉरियर्स एंड हीरोज. व्हाट डज इट कॉल. सो हमें बताना है ये किस टाइप, बेसिकली ये लिटरेरी फॉर्म से क्वेश्चन है. तो ऐसे वर्क को क्या कहा जाता है जो कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसमें हीरो की ग्रेट डीड्स के बारे में बात होती है. सो ऐसे वर्क को हम बोलते हैं एपिक, जो कि ज़्यादातर 12 बुक्स में पाई जाती है.
जैसे कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता ड्रोव डैश द रेड लाइट, यूज द करेक्ट प्रपोजिशन। सो जो डैश है इसमें करेक्ट प्रपोजिशन कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रपोजिशंस का। फाइंड द एरर टाइप मोस्टली यहीं से ही आते हैं। सो सीता ड्रोव बाय द रेड लाइट, विद द रेड लाइट, थ्रू द रेड लाइट या फिर फ्रॉम द रेड लाइट। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज थ्रू। सो सीता ड्रोव थ्रू द रेड लाइट। Next question. She was annoyed dash her brother by, with, at, for. So she was annoyed with her brother. So here the correct answer will be the B option, with, ना कि at। बहुत बच्चों को लग रहा होगा at her brother भी हो सकता है, but here the correct answer is the B option. Who wrote the lines lilies that fester smell for worse than weeds? ये लाइन्स किसने बोली हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, जॉन गॉल्सवर्दी या फिर विलियम शेक्सपियर। सो दीज लाइन्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर ने ये लाइन कहाँ पे लिखी है? ये लाइन्स सोनेट 94 की है, जो कि विलियम शेक्सपियर का है। सोनेट 94 लाइन्स आर लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये पहले भी UPTGT में पूछी जा चुकी है। सो वी नीड टू रिमेंबर दीज लाइन्स। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक इज अ लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है ये लाइन। कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर लिरिकल बैलेड से ली गई है। लिरिकल बैलेड्स किसका काम है? कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का। फर्स्ट पोएम है ये लिरिकल बैलेड्स की। और ये किसके द्वारा लिखी गई है पोएम? द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो दिस पोएम इज रिटन बाय S.T. कॉलरिज। कहाँ पे ये पोएम लिखी गई है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स में कितनी इंपॉर्टेंट लिरिकल बैलेड में कितनी टोटल पोएम्स है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो इफ़ यू नो लिरिकल बैलेड्स में कितनी इंपॉर्टेंट कितनी टोटल पोएम्स है, अगर आपको पता है आप ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में मेरे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर केम इन 1623 which contain 36 plays. One play is not included. Which one? कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो कि 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था उसमें नहीं है इंक्लूडेड? एंड द आंसर इज पेरिक्लीज। सो टोटल फोलियोज कितने हैं शेक्सपियर के? 4, जिसमें से फर्स्ट फोलियो की क्या डेट है? 1623। और कौन सा प्ले फर्स्ट फोलियो में नहीं है इंक्लूडेड? दैट इज पेरिक्लीज। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये TGT में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको चारों फोलियोज की डेट याद होनी चाहिए और नंबर ऑफ प्लेस कितने थे फर्स्ट फोलियो में? 36। कौन सा एक ऐसा प्ले था जो कि नहीं था इंक्लूडेड? पेरिक्लीज। एंड टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने लिखे हैं शेक्सपियर ने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अवाउच। हमें अवाउच का करेक्ट सिनोनिम बताना है। द ऑप्शंस आर अफर्म, वो, गारंटी या फिर इमेच्योर। सो बेसिकली जो अवाउच का मतलब होता है वो होता है जब आप बिना डरे अपना व्यू पॉइंट सामने रखते हो, जो आपको सही बात लगती है, अपना आप ओपिनियन बिना डरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अपना जब आप ओपिनियन रखते हो,
उसे हम कहते हैं अवाउच। और जो इससे मिलता जुलता आंसर है, सिनोनिम है, वो है अफर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो अफर्म और अवाउच दोनों का ही मतलब है जब आप बेडर होके अपना ओपिनियन रखते हो, इसको हम कहते हैं अफर्म करना। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो का मतलब है जब आप कसम खाते हो, कुछ प्रॉमिस करते हो कि ये चीज़ मैं करूँगा या फिर ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, सो उसे हम कहते हैं वो लेना, मतलब कि कसम लेना या फिर ऐसा प्रॉमिस लेना जो कि आप किसी भी हाल में नहीं तोड़ोगे। देन जो सी और डी ऑप्शन है, गारंटी और इमेच्योर, आई होप आपको इनका मतलब पता होगा। इमेच्योर का मतलब होता है समवन हु इज़ नॉट वेरी मेच्योर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ज़्यादा मेच्योर नहीं है उसे हम इमेच्योर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ शेली हैज़ ग्रीक माइथोलॉजी? शेली की ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें ग्रीक माइथोलॉजी की बात कर रखी है? एलिस्टर, हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, प्रोमीथियस अनबाउंड या फिर द क्लाउड? सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोमीथियस अनबाउंड। सो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं उनसे भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि इस वर्क का क्या थीम है। सो जो इनका वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड, ये ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. Who said these lines? Important lines है पोइट्री की। डेफिनेशन ये किसने दी है? अगेन कीट्स, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शेली, 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज शेली। Which is a farce full of boisterous fun and laughter? Hamlet, King Lear, Merry Wives of Windsor या फिर Love's Labour's Lost? फार्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ फनी प्ले जिसमें बहुत हंसी मजाक है। तो कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें बहुत ज़्यादा लाफ्टर है, हंसी है, मजाक है? द आंसर इज द डी पार्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? कमला दास की एक ऑटोबायोग्राफी है, हमें उसका नाम बताना है कि उसका क्या नाम है। सो द ऑप्शंस आर माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ, माई स्टोरी, समर इन कैलकटा या फिर द डिसेंडेंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज माई स्टोरी। ये इन्होंने खुद ही लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत बड़े कन्फेशंस करे हैं, बहुत बड़े खुलासे करे हैं, अपनी सारी गलतियों को उन्होंने इसमें कन्फेस किया है बिना डरे, ठीक है। और ये माई स्टोरी कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? 1973 में। और ये 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई थी इनकी ये स्टोरी, माई स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? हमें यहाँ पे बताना है शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर बार ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बहुत बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है बी ऑप्शन, 154 sonnets are written by William Shakespeare. So option B will be our answer. Next question, I am every woman who seeks love are the lines taken from which poem? ये जो lines है I am every woman who seeks love, ये कौन सी poem से ली गई है ये lines? So let's see the options. A, The Looking Glass, B, An Introduction, C, A Request या फिर D, The Captive। पहले तो मैं बता दूं ये सारी ही पोएम्स कमला दास जी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस ली गई हैं वो ली गई हैं एन इंट्रोडक्शन से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज एन इंट्रोडक्शन। जो इनकी ये पोएम है एन इंट्रोडक्शन और डांस ऑफ द यूनिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम्स है। बट इस पोएम से, एन इंट्रोडक्शन से, इनकी बहुत सी ज़्यादा लाइंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड रस्किन बॉन्ड गेट साहित्य अकादमी अवार्ड? रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड फेमस इंडियन राइटर है, सो हमें बताना है उन्हें कब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. 1992, 1994, 1995 एंड 1998. So the correct answer is the A part, that is 1992. 1992 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और कौन से वर्क के लिए मिला था वो भी हम देख लेते हैं. वो है आर ट्रीज विल नेवर ग्रो इन देहरादून. सो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इन 1992. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला इज अ फेमस वर्क बाय विच ऑथर? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है द ब्लू अम्ब्रेला. ये किसके द्वारा लिखा गया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, आर के नारायण या फिर रस्किन बॉन्ड. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज रस्किन बॉन्ड द्वारा ये लिखा गया है वर्क द ब्लू अम्ब्रेला. और कौन सी ईयर में? 1974 में. नेक्स्ट, क्रेडिलस वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है. चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्रेडिलस. बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार मैंने कराया है. एनवीएस के पीजीटी इंग्लिश में एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम जो 2022 में हुआ था. सो 4 ऑप्शन है: इनक्रेडिबल, गलेबल, स्टर्बन, पैथेटिक. तो पहली बात तो मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बता दूं. जो औरों की बातों में ईजिली आ जाता है उसे हम बोलते हैं क्रेडिलस. ओके, जिसको हम ये बोल सकते हैं वन हु इज ईजिली परसुएडेड. जो इसकी ऐसे लिखी होती है फुल फॉर्म, मतलब जो और इजीली औरों की बातों में आ जाता है. अभी भी आपको आंसर शायद ना पता लगाओ. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी, गलेबल. गलेबल मतलब यही भोला सा, जो औरों की बातों में इजीली राजी हो जाए, आ जाए. सो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. अच्छा, मैंने वोकैब की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है. मैंने वोकैब में बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जिसमें मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के करा रखे हैं, और एग्जाम में मोस्टली वही पूछे जाते हैं. मैंने पहले स्टडी करा काफ़ी पेपर्स को. सो जो मोस्टली पूछे जाते हैं वही मैंने मोस्टली अपनी वीडियोस में डाले हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की. तो मैं अलग से, बहुतों की ना कमेंट्स आते हैं कि मैम वोकैब पे बनाओ, वोकैब पे बनाओ. तो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो मैं उन्हीं को मैं डाल देती हूँ. वोकैब की अलग से मैं प्लेलिस्ट बना देती हूँ. अगर आपको देखनी हुई तो आप ज़रूर देखिएगा. मोर ओवर लिटरेचर के पार्ट में आप ज़रूर जाके देखिएगा. आपको मोस्टली सभी राइटर्स पे कंटेंट अच्छा खासा मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये. हु इज़ हैमलेट्स बिलवेड? शेक्सपियर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है हैमलेट. ठीक है, इनकी आपको ये पता होगा कि शेक्सपियर की मोस्ट जो 4 फेमस ट्रेजेडीज है उनका क्या नाम है. ऐसे याद रखना, होकम से. होकम क्या है? H फॉर हैमलेट, O फॉर अथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ. ठीक है, आपको इनका डेट ऑफ पब्लिशिंग भी पता होना चाहिए, 1456. अब आप वो कैसे याद रखोगे? H के नीचे 1, 1601 में लिखा गया था हैमलेट. ओथेलो 1/4 बताया था ना मैंने आपको, 1456. ओथेलो 1604 में लिखा गया था. 5 किंग लियर 1605 में, एंड मैकबेथ 1606 में. तो और किसी की आपको पता होना हो, शेक्सपियर की इन चारों की मेन जो ट्रेजेडीज़ की वजह से जाना चाहता है, इनकी आपको पब्लिशिंग डेट पता होना चाहिए, और इनके अच्छे से कैरेक्टर्स भी स्टडी कर लेना. हु इज़ हैमलेट्स बिलवेड? हैमलेट पढ़ा है तो उसके अंदर आपको ये आंसर ज़रूर पता होगा. ओलिविया, पोर्शिया, ओफिलिया, कॉर्डिला. कौन है बेसिकली इसकी हीरोइन जो इससे प्यार करती थी और हैमलेट को भी पसंद थी? सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज ओफिलिया. सो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. अच्छा, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने शेक्सपियर की प्लेस की सभी डेट्स लिखी हैं कि उसका कौन सा प्ले का क्या जॉनर है, मतलब क्या कैटेगरी है, और क्या उसकी डेट ऑफ पब्लिशिंग है. ये आपको कहीं पर भी एक साथ नहीं मिलेगी. सो मैंने भी, आई रिमेंबर, मैंने भी बहुत पहले डाली थी और काफ़ी स्टडी करके डाली थी. उसके हर एक प्ले को पहले देखा कौन सा कब पब्लिशिंग में है, तो फिर मैंने उसको एक जगह लिखा और फिर मैंने ये वीडियो बनाई.
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, जिसके अंदर हर एक प्ले की कैटेगरी है, कॉमेडी है, हिस्टोरिकल प्ले है, क्या है वो, ठीक है, उसकी कैटेगरी, उसका जॉनरा और मोर ओवर उसकी पब्लिशिंग डेट। तो ज़रूर देखना वो वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले सकते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं रस्किन बॉन्ड के, बिकॉज इंडियन राइटर्स का, जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, ज़्यादातर वर्क्स के नेम पूछे जाते हैं कि ये वर्क किसने लिखा है या फिर इनमें से ये वर्क किसका नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस इंडियन राइटर्स से ज़्यादा आते हैं। सो हमें इम्पॉर्टेंट वर्क सभी इंडियन राइटर्स के पता होने चाहिए। सो रस्किन बॉन्ड का जो फर्स्ट वर्क है वो है द रूम ऑन द रूफ, और ये कब लिखा गया है, 1956 में, और ये इनका फर्स्ट और ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। सो आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट वर्क है, इसी एक वर्क से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इस वर्क का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उस कैरेक्टर का नाम है रस्टी, RUSTY, रस्टी, जो कि एक 16 साल का बच्चा है इस नॉवल में, द रूम ऑन द रूफ का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि रस्टी फेमस कैरेक्टर किसका है, तो रस्किन बॉन्ड का है। ठीक है, कौन सी नॉवल में उन्होंने ये इसका जिक्र किया इस नॉवल का, तो द रूम ऑन द रूफ में, और इनका फर्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ठीक है, फर्स्ट नॉवल है विच इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। देन इनके आगे के वर्क्स देखते हैं। दूसरा इनका काम है द आईज हैव इट, देन दिल्ली इज़ नॉट फार, द चेरी ट्री, द लास्ट टाइगर, द चेरी ट्री, द लास्ट टाइगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है। देन द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि चिल्ड्रंस का नॉवल है। ठीक है, बच्चों का नॉवल है। डस्ट ऑन द माउंटेन्स, घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम राज एंड आइलैंड ऑफ ट्रीज। तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स है किसके, रस्किन बॉन्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वर्क डिड अनीता देसाई गेट साहित्य अकादमी अवार्ड। अनीता देसाई को इनमें से कौन से वर्क के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, इन कस्टडी, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे, या फिर गेम्स एट ट्वाइलाइट। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं अनीता देसाई के। चारों वर्क्स अनीता देसाई द्वारा ही लिखे गए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज फायर ऑन द माउंटेन। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं अनीता देसाई के, जो कि एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली इंडियन राइटर्स से इन डेप्थ बहुत ही कम चीज़ें पूछी जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि हमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, हमें बताना है कौन सा वर्क इसने किस इंडियन राइटर ने लिखा है, या फिर विच ऑफ द वर्क हैज़ नॉट बीन रिटन बाय दिस ऑथर। तो ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमें इन इंडियन राइटर्स की बर्थ डेट, डेथ डेट भी अच्छे से याद होनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स भी, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड हो गए, या फिर पद्म भूषण, या फिर पद्मा विभूषण। ठीक है, सो हम अब इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। क्राई द पिकॉक इनका फर्स्ट नॉवल है जो कि लिखा गया था 1963 में। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है अनीता देसाई का। क्राई द पिकॉक 1963 में इनका फर्स्ट नॉवल लिखा गया था। नेक्स्ट है द पिकॉक गार्डन, जो कि लिखा गया था 1974। देन इनका वर्क है वेयर शैल वी गो दिस समर, दिस वॉज रिटन इन 1975। देन फायर ऑन माउंटेन 1977, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला गया था। देन क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जो कि लिखा गया था 1980 में, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनीता देसाई का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है। सो इट इज़ क्लियर लाइट ऑफ द डे। द विलेज बाय सी भी इनका इंपॉर्टेंट नॉवल है। देन इनके 3 ऐसे वर्क्स हैं जो कि बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, बट इन्हें बुकर प्राइज़ मिला नहीं था। ठीक है, इनकी बेटी को ज़रूर बुकर प्राइज़ मिला है, किरण देसाई इनकी बेटी थी, तो इन्हें ज़रूर बुकर प्राइज़ मिला है, बट इन्हें 3 बार इनका वर्क शॉर्ट लिस्ट ज़रूर हुआ है, बट इन्हें नहीं मिला। तो देख लेते हैं कौन सा वर्क इनका शॉर्ट लिस्टेड हो रखा है बुकर प्राइज़ के लिए। क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी एंड फास्टिंग फीस्टिंग। हमें इन तीनों ही वर्क्स के पब्लिशिंग डेट अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं अनीता देसाई के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मुल्कराज आनंद सटायराइजेज इन कुली? एक मुल्कराज आनंद जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है कुली। उसके अंदर उन्होंने किसको सटायरिकली दिखाया है, मतलब किस चीज़ की उन्होंने निंदा करी है इस वर्क में? इमिटेशन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, बी पार्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर फैमिली, सी पार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डी पार्ट नेशनलिज्म। तो उन्होंने इस वर्क में एक्सप्लॉयटेशन दिखाया है जो कि पुअर फैमिलीज, पुअर लोगों के साथ किया जाता था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिली डिकिंसन्स मोस्ट क्रिटिक्ड पोएम? एमिली डिकिंसन एक बहुत रिनाउंड पोएट है, अमेरिकन पोएट है। सो इनके कौन से वर्क को सबसे ज़्यादा क्रिटिक किया गया है, कौन सी पोएम को इनकी सबसे ज़्यादा क्रिटिक किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई एम नोबडी, हु आर यू, द कॉन्शियसनेस दैट इज अवेयर या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो जो इनकी पोएम्स है, इन्होंने अपनी पोएम्स को बिल्कुल भी नाम नहीं दिया था। सो इनके मरने के बाद इनकी सारी पोएम्स पब्लिश हुई थी और जो इनकी पोएम की फर्स्ट लाइन थी उसी को टाइटल रख दिया गया है इनकी हर एक पोएम का। और जो इनकी मोस्ट क्रिटिक्ड पोएम है वो है ए ऑप्शन, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। सो अगर आप डिकिंसन का वर्क पढ़ोगे, ज़्यादातर इन्होंने अपनी जो वर्क है उसमें डेथ का ही डिस्कस किया है और इसमें ये खुद की डेथ के बारे में डिस्कस करती है कि कैसे इनकी खुद की डेथ होएगी और कैसे जब इनको कोई लेने आएगा आफ्टर हर डेथ तो कैसे वो कैरेज में बैठ के जाएंगी इन हेवन या फिर हेल। बेसिकली इन्होंने हेल और हेवन की बात नहीं करी, इन्होंने बात करी है कि कैसे वो इन वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ के कैसे वो दूसरे वर्ल्ड में जाएगी आफ्टर डेथ। सो बेसिकली इसमें इस पोएम में इन्होंने इसके बारे में बात करी है, कैसे वो जो इनको कैरेज में कोई उठाने लेकर आएगा, कैसे ये कपड़े पहनेंगी, कैसे ये जाएंगी। सो बेसिकली इसी के बारे में इन्होंने इस पोएम में बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट? हैमलेट एक प्ले है किसका? शेक्सपियर का। अब हैमलेट के अंदर भी एक प्ले दर्शाया जाता है, ठीक है। जो हैमलेट के अंदर प्ले दर्शाया जाता है उस प्ले का क्या नाम है, क्वेश्चन ने पूछा है। सो द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेलो, द रैट ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट, द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो या फिर नन ऑफ दीज। द आंसर इज द सी पार्ट। जो प्ले हैमलेट के प्ले के अंदर दर्शाया जाता है उसका नाम है द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो। और इसी प्ले के बाद हैमलेट को पता लगता है कि यस, क्लॉडियस ने ही किंग हैमलेट का मर्डर करवाया था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें प्ले का नाम पता होना चाहिए जो कि हैमलेट प्ले में है। An extended narrative which carries a second meaning along with its surface story is called। सो ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें हमें सेकंड मीनिंग देखने को मिलता है? ये मैंने डिस्कस किया है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। सो ऐसी कौन सी पोएम है, कौन से टाइप की पोएम है जिसमें एक ऊपर ऊपर का मीनिंग दिया रहता है बट आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा उसमें एक सेकंड मीनिंग भी छुपा हुआ है। इस टाइप की पोएम को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की पोएम को हम बोलते हैं एलेगरी। So here the correct answer will be the C option, that is allegory. Moving on to the next question. A standard sonnet is a poem of dash lines. So जो standard sonnet होता है, sonnet is a kind of a poem. वो कितने lines की poem है वो हमें बतानी है, 15, 12, 14, 11. आई होप ये आंसर आपको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 14. सो मैंने पोइट्री के ऊपर 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं। बेसिकली इट इज़ फॉर HSSC एस्पिरेंट्स, बिकॉज हमें साफ साफ दिया गया है पोइट्री से क्वेश्चन आएंगे, लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे। सो मैंने टाइप्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप HSSC के एस्पिरेंट है,
आई वुड सजेस्ट कि आप उन चारों वीडियोस को देखना, बहुत बेनिफिशियल, बहुत यूज़फुल रहने वाली है आपके लिए, जिसके अंदर मैंने हर एक पॉसिबल पोएटिक डिवाइस भी डिस्कस करी है। इन सभी का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो आप देखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ लव? पोएट ऑफ लव के नाम से कौन सा राइटर जाना जाता है, उसका हमें नेम बताना है। मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन या फिर जॉन डन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जॉन डन। सो जॉन डन को हम किस नाम से भी जानते हैं? पोएट ऑफ लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम ऑफ शेली इज एन अनफिनिश्ड पोएम एंड हैजलिट डिस्क्राइब्ड इट एज न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ। ये एक शेली की अनफिनिश्ड पोएम है, मतलब उसे वो ख़त्म नहीं कर पाए, लिखते लिखते ही उनकी डेथ हो गई, वो काम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाया। और हैजलिट ने इसको क्या बोला है? न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ। हमें उस वर्क का नाम बताना है। ओड टू द वेस्ट विंड, द क्लाउड, एलिस्टर या फिर द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। और ये 1822 में लिखा गया था, 1822 में लिखा गया था ये वर्क। यहाँ पे अगर हम शैली की बात कर रहे हैं तो इनकी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि सब ने सुनी होगी। सब ने नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सुनी होगी। उस लाइन, वो लाइन क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में, DSSS, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, अगर शैली सिलेबस में है तो ये लाइन ज़रूर पूछी गई है। सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर कौन से वर्क से ली गई है लाइन। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये शैली द्वारा वर्क लिखा गया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से वर्क से ये लाइन ली गई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ अनीता देसाई। हमें अनीता देसाई की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बतानी है जिसमें उन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने इस किताब में खुद लिखा है। तो हमें उस किताब का नाम बताना है, उस नॉवल का नाम बताना है, कौन सी है वो। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, द जिगजैग वे, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ द डे या फिर ब्लिस इन एनवे। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज क्लियर लाइट ऑफ द डे। इनका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट हर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। और ये जो इनका नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये पब्लिश हुआ था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल ऑफ अनीता देसाई। हमें बताना है अनीता देसाई का फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल का नाम। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, क्राई द पीकॉक, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ द डे या फिर वॉइसेस इन द सिटी। इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जो इनका फर्स्ट पब्लिश नॉवल है, और उस नॉवल का नाम है क्राई द पीकॉक, जो कि पब्लिश हुआ था इन 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अनीता देसाई गेट दी पद्म भूषण अवार्ड। इनको अनीता देसाई को पद्म भूषण अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया था वो हमें बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, ए पार्ट 2016, बी ऑप्शन 2010, सी ऑप्शन 2014 या फिर डी ऑप्शन 2013। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज 2014। इन्हें अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण का 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट डैश आई एम अवे ऑन हॉलीडे। तो हमें करेक्ट वर्ड भरना है, क्या आएगा? वाइल, एज, बिफोर
या फिर वॉट। क्लॉज यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमें करेक्ट क्लॉज को यूज़ करना है। सो शी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट वाइल आई एम अवे ऑन हॉलीडे। सो जो यहाँ पे यूज़ होगा क्लॉज वो होगा वाइल है। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन ऑथर हु इज बेस्ट नोन फॉर द पोर्ट्रेल ऑफ इनर फीलिंग्स ऑफ हर फीमेल कैरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा ऐसा इंडियन ऑथर है जो कि इनर फीलिंग्स दिखाता है अपनी फीमेल कैरेक्टर्स में। बेसिकली जो इंडियन ऑथर है, इनके जो नॉवेल्स है इनमें प्रोटैगनिस्ट ज़्यादातर लेडीज़ ही होती है, फीमेल कैरेक्टर्स ही होती है। और ये फीमेल कैरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल उनके दिमाग में चल रही है, क्या केओस चल रहा है, वो सब ये जो हमारी ऑथर है वो पोर्ट्रे करती है थ्रू हर नॉवेल्स। तो हमें बताना है कौन से ऐसे इंडियन ऑथर है जो पोर्ट्रे करते हैं इनर फीलिंग्स ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। किरण देसाई, कमला दास, अरुंधति रॉय या फिर अनीता देसाई। सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज अनीता देसाई। अनीता देसाई पोर्ट्रे करती है इनर फीलिंग्स की उनके जो हीरोइंस है उनके दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा है, तो वो अपने नॉवेल्स के थ्रू मोस्टली यही दिखाती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम जैसे कि आप इस पे शेक्सपियर पे वीडियोस बनाई हैं या फिर किसी राइटर पे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने शेली, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर और जितने भी इंडियन इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, आपके सिलेबस में जितने भी राइटर्स हैं इंडियन, उन सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी एनवीएस के टाइम, और सेम सिलेबस है एनवीएस का, और काफ़ी क्वेश्चंस उन वीडियोस में से आए भी थे। सो अब मैंने अलग से इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ से आप सभी मेरी वीडियोस देख सकते हो। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे शेक्सपियर पे, इंडियन राइटर्स पे। तो आई वुड सजेस्ट यू, आप ज़रूर एक बारी वो प्लेलिस्ट खोलना, और जो सा आपको राइटर का प्रैक्टिस सेट देना चाहते हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के ऊपर तो भरपूर, शेली के ऊपर आपको भरपूर, और इंडियन राइटर्स पे आपको भरपूर मिलेगा कंटेंट। आर्थर मिलर पे है, काफ़ी राइटर्स पे है, तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बेनिफिशियल रहेगी वो वीडियो आपके पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जामिनेशन के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वर्क डिड आर.के. नारायण गेट साहित्य अकादमी अवार्ड। आर.के. नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड उनके कौन से काम के लिए मिला गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब मिला था। चलो पहले यही मैं बता देती हूँ कब मिला था इन्हें। 1960 में, 1960 में। अब कैसे याद रखोगे, एक चीज़ याद रख लो, या तो आप इनकी बर्थ डेट याद रख लो, इम्पॉर्टेंट राइटर है। 1906 में इनका जन्म हुआ था, उसका ऑपोजिट कर लो, 6 का 60 कर देना, ठीक है। 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कौन से काम के लिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम या फिर द गाइड। सो इनको जो इनका बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है द गाइड, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट चीज़, इनका फर्स्ट वर्क कौन सा है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जिसे कहा जा सकता है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सो स्वामी एंड फ्रेंड्स का भी आपको पब्लिशिंग डेट पता होना चाहिए, 1935, 1935 में ये पब्लिश हुई थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब हम कुछ आर.के. नारायण जी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लाइफ रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। सो इनका जन्म हुआ था 1906 में मद्रास में, और इनकी डेथ हुई थी 2001 में। और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनके बहुत ही फेमस नॉवल के लिए, जिसका नाम था द गाइड, और ये पब्लिश हुआ था 1958 में। और बट इन्हें इस नॉवल के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वो मिला था 1960 में।
और जो ये नॉवल है इनका द गाइड, ये 24 लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हो रखा है। तो आप लगा लीजिए इनका कितना ही ज़्यादा फेमस वर्क है ये द गाइड। तो इसकी पब्लिशिंग ईयर ज़रूर याद रखिएगा, और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है कौन से ईयर में, ये भी याद रखिएगा। और जो इनका फर्स्ट नॉवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला गया है, वो मिला है इन्हें 1964 में, और इन्हें जो पद्म विभूषण मिला है वो मिला है 2000 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनसे, इनकी लाइफ से रिलेटेड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आर के नारायण जी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। सो अभी हमने डिस्कस किया स्वामी एंड फ्रेंड्स, इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, ये हुआ था पब्लिश 1935 में। बैचलर ऑफ आर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये पब्लिश हुआ था 1937 में। एक्चुअली ये सारे ही वर्क्स इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस है, तो इनका हो सके तो ज़रूर आप पब्लिश डेट ज़रूर याद रखने की कोशिश करना, अदरवाइज नाम तो आपको याद होने ही चाहिए नॉवल के। द डार्क रूम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल 1938 में, और यहाँ पे डार्क रूम है वो बेसिकली किचन को इन्होंने बता रखा है कि कैसे औरतों के लिए जो किचन है वो एक डार्क रूम से कम नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छा नॉवल है ये। द इंग्लिश टीचर 1945 में, मिस्टर संपत 1949 में पब्लिश हुआ था, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में, एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में इनका ये वर्क पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड डिड खुशवंत सिंह रिटर्न? हमें बताना है खुशवंत सिंह ने कौन से अवार्ड को वापस कर दिया था। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज पद्म भूषण अवार्ड। और ये अवार्ड इन्हें मिला था 1974 में, और 1984 जस्ट आफ्टर 10 ईयर्स, 1974 में इन्हें अवार्ड मिला और 1984 में इन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था। और इनका रीज़न क्या था अवार्ड वापस करने के पीछे? एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसके अंदर इंडियन आर्मी ने, आई गेस ये किस्सा सबको पता ही होगा, जब इंडियन आर्मी ने अमृतसर में घुस के रेड या कुछ किया था आज से बहुत साल पहले, अमृतसर में जो हुआ था गुरुद्वारे में, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, तो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए इन्होंने अपना जो पद्म भूषण का अवार्ड है वो इन्होंने वापस कर दिया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ट्रांसलेटेड राजेंद्र सिंह बेदीज फेमस उर्दू वर्क या फिर फेमस उर्दू नॉवल एक चादर मैली सी इनटू इंग्लिश एज आई टेक दिस वुमन? ये एक राजेंद्र सिंह बेदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट या फिर फेमस वर्क कह लो, एक चादर मैली सी। इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने करी थी वो हमें बताना है, और जब इसका ट्रांसलेशन हो गया तो इस नॉवल का क्या नाम था इन इंग्लिश? आई टेक दिस वुमेन। तो क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो हमें हर एक चीज़ के साथ क्लैरिटी होनी चाहिए। सो लेट्स सी दी ऑप्शन, किसने करा है ट्रांसलेट इंग्लिश में? ए पार्ट खुशवंत सिंह, बी पार्ट अनीता देसाई, सी पार्ट आर के नारायण, या फिर डी कमला दास। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज खुशवंत सिंह। इन्होंने राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवल, उर्दू नॉवल को एक चादर मैली सी को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम दी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ खुशवंत सिंह। इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है खुशवंत सिंह का, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में लिखा है? सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ट्रेन टू पाकिस्तान, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ब्लैक जैस्मिन, या फिर आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। सबसे पहले तो ये चारों वर्क्स ही इनके बहुत फेमस वर्क है खुशवंत सिंह के, और इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ खुशवंत सिंह। इसमें ये अपनी ग्रैंड मदर, मतलब अपनी दादी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है कि जब वो छोटे थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। सो बेसिकली जिस लेडी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है वो इनकी दादी माँ है, और ये सारे रियल इंसिडेंट्स है उनकी खुद की लाइफ के बारे में। दिस इज़ वाई द नॉवल इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल।
अब हम इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स डिस्कस कर लेते हैं। जो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल था वो था द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, जो कि पब्लिश हुआ था 1950 में। ट्रेन टू पाकिस्तान इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, इससे क्वेश्चन आता है। ये लास्ट टाइम या फिर लास्ट टू लास्ट टाइम ये एस्टेट में पूछा गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है खुशवंत सिंह जी द्वारा, और इसका हमें पब्लिशिंग ईयर भी याद होना चाहिए 1956, और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। गदर भी एक इनका इम्पॉर्टेंट नावल है जो कि पब्लिश हुआ था 1915 में। ब्लैक जैस्मिन हुआ था 1971 में पब्लिश। वी इंडियंस इट वॉज पब्लिश इन 1993। वुमेन एंड मेन इन माई लाइफ, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है बिकॉज इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। इसमें इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में डिस्कस किया है। दिल्ली अ नॉवल भी इम्पॉर्टेंट नॉवल है इनका। डिक्लेयरिंग लव इन 4 लैंग्वेजेस एंड गुड एंड द बैड एंड द रिडिकुलस इनका लास्ट नॉवल है। तो ये सारे कुछ इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपको एक नॉवल का या फिर कोई वर्क का नेम दे दिया जाएगा और आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। सो बेसिकली जितने भी हमारे ऑथर्स हैं उनके आप अच्छे से, सारे नहीं तो एटलीस्ट फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क्स पढ़ के जाइए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरिएट? वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट कौन से ईयर में बने थे? A, B, C, D, 1668, 1843, 1850 या फिर 1865? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोएट लॉरिएट क्या होता है? मतलब नेशनल पोएट। ठीक है, नेशनल पोएट कब बने थे वर्ड्सवर्थ? सो इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज 1843। सो 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट या फिर नेशनल पोएट बने थे, आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेल्यूड इज, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत रिनाउंड मतलब बहुत जानी मानी पोएम है प्रेल्यूड, उसकी फर्स्ट लाइन क्या है? Oh, there is blessing in this gentle breeze. Next, I wander lonely as a cloud. Next, dust as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. या फिर fourth point, depart, my heart aches. So the correct answer is, oh, there is blessing in this gentle breeze. ये क्वेश्चन भी 2 बारी TGT के प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रिल्यूड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है वर्ड्सवर्थ की, और उसकी फर्स्ट लाइन हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली द फर्स्ट लाइन बट जो प्रिल्यूड की इम्पॉर्टेंट कोटेशंस है वो भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स केम इन, जो लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ का अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसमें प्रीफेस कौन से ईयर में ऐड होकर आया था? 1798, 1802, 1800 या फिर 1799? सो द आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज 1800। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शेक्सपियर का। वेयर वॉज शेक्सपियर बॉर्न? शेक्सपियर से देखो हर तरीके का क्वेश्चन बन रखा है एग्जाम में। किस नाम से जाना चाहता है, कहाँ पैदा हुआ था, कब डेथ हुई थी, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है, ब्रेड स्ट्रीट लंदन, कॉकरमाउथ कम्बरलैंड, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन या फिर किंगस्टन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जो कि विलेज है एक वॉरविक शायर में। ठीक है, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवन भी बोला जाता है क्योंकि इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। मोर ओवर कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में किसका हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ का हुआ था। In 1609, a collection of Shakespeare's sonnet was published by। 1609 में शेक्सपियर का सोनेट, जितने भी उन्होंने सोनेट्स लिखे थे अभी हमने डिस्कस किया है, कितने लिखे थे? 154। वो उन्होंने खुद नहीं पब्लिश करे थे, वो किसने पब्लिश करे थे? दैट इज थॉमस थॉर्प। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमें पहली बात तो हमें सोनेट कब उनके पब्लिश हुए थे
वो डेट याद रहनी चाहिए, एंड द डेट इज 1609 में, और किसने पब्लिश किए थे? थॉमस थॉर्प ने करे थे. सो 2 क्वेश्चंस वी हैव गॉट फ्रॉम दिस स्लाइड. कब पब्लिश हुए थे और किसने करे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? जो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये कौन सी पोएम में लाइन बोली गई है? ओड टू लामिया, टू ल्यूसी, टू मेलानकोली, या फिर ओड टू ड्यूटी? सो द आंसर इज द डी पार्ट, ओड टू ड्यूटी. ये लाइन 2 बार ही पूछी गई है पहले एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर में. तो स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओड टू ड्यूटी पोएम है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, उस पोएम में से लाइन ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल इज अ pastoral poem that presents the pathetic life of a shepherd Michael. What is the name of his son? जो पोएम माइकल है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई, ये क्या दर्शाती है? एक आदमी है माइकल, काफ़ी बूढ़ा है, उसकी बहुत ही बुरी लाइफ है, पथेटिक लाइफ है. उसके बेटे का क्या नाम होता है इस पोएम में? ड्यूक, माइकल जूनियर, ल्यूक, या फिर नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, ल्यूक. ल्यूक इसमें लंदन चला जाता है अपने फादर को छोड़ के, और उसके फादर अपने बेटे की वेट करते करते उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो मेन क्वेश्चन क्या है कि माइकल के बेटे का क्या नाम है? वो है ल्यूक. ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है एग्जाम में. सो आज की वीडियो में बस इतना ही था. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो. अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी, एंड मोर ओवर अपना स्कोर भी बताइएगा अगर आपने मेंटेन करके रखा है कि आपका 60 में से क्या स्कोर रहा. सो बहुत कम टाइम बचा है, आई नो. सो और रिवीजन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, लिटरेचर वाली, आपको सब मिल जाएगा. मोर ओवर वोकैब की मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है. सारे जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितने भी इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको वोकैब की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी चीज़ें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.